आओ अब हम गुरुत्वाकर्षण के भाग 2 पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, कुछ भी पढ़ने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है और आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ नहीं, एकदम मन को शांत रखो। उसके बाद एक एक पॉइंट को सुनो और समझो, ठीक है? तभी कुछ तुम कर पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे। बस देख लोगे, बस हो गया। देखने का मतलब है आराम से देखो, समझो और क्या बोल रहा है, बस जितना बोलेंगे, जितना पढ़ाएंगे, बस उतना ही, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आओ अब गुरुत्वाकर्षण के भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम छोड़े थे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जी का संबंध। तो वहीं से हम एक सवाल लिए हैं। बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, देखो ध्यान से, वस्तु का भार दिया है कहाँ पे, तो पृथ्वी पर। तो यानी भार बराबर क्या होता है बच्चों, ये बताओ, mg होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? हाँ सर, होता है, भार बराबर mg होता है। उसके बराबर कितना दिया है, 600 न्यूटन। जी सर, दिया है 600 न्यूटन। उसके बाद क्या, देखो, चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान पूछ रहा है। दिया है हमको क्या, भार। अब पूछ रहा है क्या, वस्तु का द्रव्यमान। तो हम क्या करेंगे, तो पहले यहाँ से द्रव्यमान निकालेंगे। अब तुम ही बताओ, m इंटू जी बराबर 600 न्यूटन है, तो m और g का मान कितना होता है, 10 होता है कि नहीं होता है? उसके बाद 600। अब यहाँ से m का मान निकाल सकते हो क्या, 600/10। जब कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 केजी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ये 60 केजी का वस्तु कहाँ पे है, तो पृथ्वी की सतह पे। अब तुम ही बताओ, ये क्या है मेरा, 60 केजी द्रव्यमान है। और तुमको हम क्या बताए थे कि द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। तुम यहाँ से कहीं पर भी लेके जाओ, मेरा ये शरीर जैसा का तैसा ही रहेगा। यानी ये मेरा द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। अब तुम ही बताओ, यहाँ पे पूछ रहा है वस्तु का द्रव्यमान का क्या होगा, तो चंद्रमा की सतह पर। तुम ही बताओ, चंद्रमा की सतह पर वही द्रव्यमान होगा जहाँ पृथ्वी के था। तो यहाँ पे कितना, 60 केजी, यहाँ पर भी हो जाएगा 60 केजी। आराम से, ये बात समझ में आया। अगर यहीं पे बात पूछता कि चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार कितना होता, तब हम जानते हैं कि सर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 1/6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, तो तुम ही बताओ। तो यहाँ पे W बराबर है बच्चों 600 न्यूटन पृथ्वी की सतह पे। जैसे ही चंद्रमा की सतह पे जाएंगे तो इसका छठा भाग हो जाता है, यानी यहाँ 6 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। होगा कि नहीं होगा? यानी 100 न्यूटन का क्या हो जाएगा, मेरा भार। तो बस यही इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, और इससे क्वेश्चन और दूसरा नहीं पूछता है, ठीक है? या तो दिया रहेगा चंद पृथ्वी की सतह पे वस्तु का भार दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे सवाल में दिया है, या तो चंद क्या दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, तो चंद्रमा की सतह पे पूछ लेगा। अगर उल्टा पूछेगा तो उल्टा कर देंगे, इधर 6 से भाग देते हैं, तो उल्टा पूछेगा तो 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? अब क्या है आगे, पलायन वेग। क्या है, पलायन वेग। ये पलायन वेग क्या होता है कि यह वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वस्तु वापस नहीं आता है। कहने का मतलब, अगर हम किसी वस्तु को इतना स्पीड से अगर हम फेंकें कि वो वस्तु दोबारा मेरे पास वापस नहीं आए, तो इसी वेग को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। तो यहाँ से पलायन वेग बराबर क्या होता है, √2gr, 2gr, √2gr। पलायन वेग बराबर क्या होता है, √2gr, 2gr, 2gr, √2gr, 2 √2gr, 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 √2gr पलायन वेग। ये तो छोटी जी मान के लिए है। अगर बड़ी जी दिया रहेगा तब
अगर द्रव्यमान दिया रहेगा तो देखो यहाँ पे अगर r त्रिज्या है, अगर द्रव्यमान दिया रहे तो 2gm बटा r का रूट, 2gm बटा r का रूट, 2gm बटा r का क्या होता है रूट, पलायन वेग बराबर क्या होता है 2gm बटा r रूट 2gm बटा r। कब? जब द्रव्यमान दिया रहे। अगर द्रव्यमान ना दिया रहे, सिर्फ त्रिज्या दिया रहे, तो हम क्या लिखेंगे रूट 2gr, रूट 2gr, रूट 2gr पलायन वेग बराबर। अब आगे क्या है इंपॉर्टेंट नोट, यानी इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्या बोल रहा है कि बोल रहे हैं कि पलायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु का मान, जैसे कोई 5 kg का कोई वस्तु है, तो अगर हम उसको पलायन वेग से फेंक रहे हैं, ठीक है, तथा प्रक्षेपण कोण या कोई एंगल से, जैसे हम कोई 5 kg का कोई वस्तु है, उसको किसी कोण के तहत हम अगर फेंक रहे हैं, वो भी पलायन वेग से, तो वस्तु का जो 5 kg का मान है या प्रक्षेपण कोण है वो निर्भर नहीं करता है, पलायन वेग पर निर्भर नहीं करता है। चाहे कितनों भी kg का वस्तु है और उस कितनों एंगल पे अगर तुम फेंक रहे हो और वो भी पलायन वेग से फेंक रहे हो, तो वो वस्तु का द्रव्यमान और कोण निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर क्या करता है, तो यहाँ पे देखो रूट अंडर जी आर, एक गुरुत्वीय त्वरण और क्या त्रिज्या, यानी वस्तु का मान और प्रक्षेपण कोण निर्भर नहीं करता है पलायन वेग पे। आगे क्या है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी अगर हम कोई भी वस्तु पृथ्वी से किसी दूसरे ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो कितना स्पीड से फेंकेंगे कि वो दोबारा नीचे ना आए, उधरे का उधरे रह जाए। तो कितना, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से, यानी वेलोसिटी से अगर हम फेंकेंगे तो वो वस्तु पृथ्वी पर दोबारा नहीं आएगा। और पलायन वेग बराबर सूत्र क्या होता है, रूट जी आर, रूट 2gr, या द्रव्यमान अगर दिया रहे तो रूट 2gm बटा r, ठीक है। तो अब आगे आते हैं अगर बात करें चंद्रमा पर से, अगर चंद्रमा पर से कोई वस्तु को फेंकें, वो भी कितना स्पीड से फेंकें कि वो फिर दोबारा वापस ना आए, तो है उसका 2.35 किलोमीटर, 2.35 किलोमीटर, पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और वही चंद्रमा पर से फेंकेंगे तो 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम ऐसे बात कर सकते हैं, अगर पृथ्वी का अगर याद रहेगा, पृथ्वी का कितना है 11.2, अगर हम इसको 6 से भाग देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 होगा ना, होगा लगभग, अगर बात करना ही नहीं होगा ठीक है। पलायन वेग 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे क्या है, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य पर से, पृथ्वी पर से 11.2, चंद्रमा पर से 2.35, अगर सूर्य पर से पूछे तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो फिर सूर्य पे दोबारा वो नहीं आएगा। एक बार याद फिर से दोहरा लेते हैं, पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद चंद्रमा पे 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद सूर्य पर 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड, किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर कोई भी वस्तु को फेंकेंगे तो फिर वो दोबारा यह वापस नहीं आएगा। पलायन वेग क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु को इतना स्पीड से फेंके कि वो दोबारा वापस ना आए। और क्या होता है इसका फॉर्मूला, रूट जी आर, रूट 2gr, अगर द्रव्यमान दिया है तो रूट 2gm बटा gm बटा रूट 2gm बटा r। याद हो गया इतना, चलो ठीक है आगे क्या है, बोलता है कि चंद्रमा पर पलायन वेग कम होने के कारण, चंद्रमा पर पलायन वेग कम होने के कारण क्या करता है कि जो अंतरिक्ष यात्री है वो पीठ पर बोझा लेके उतरता है,
अगर पूछेगा कि चंद्रमा पर लोग पृथ्वी चंद्रमा पर उतरने वाले यांत्रिक यात्री पीठ पर बोझा लेके क्यों उतरता है, वही कारण। तो पलायन वेग कम होने के कारण, पलायन वेग कम होने के कारण यांत्रिक यात्री पीठ पर बोझ लेकर के उतरता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे क्या है कि चंद्रमा पर से देखने पर यांत्रिक्ष किस तरह का दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा पर से अगर हम किसी यांत्रिक्ष को देख रहे हैं तो यांत्रिक्ष काला दिखाई देता है। यांत्रिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे क्या है, कक्षीय वेग, कोणीय वेग समझ में, सॉरी पलायन वेग समझ में आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है पलायन वेग से। बाकी आगे क्या है, कक्षीय वेग। अब देखो कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाते हैं हम उसी को कक्षीय वेग कहते हैं। यानी सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह घूमता ही नहीं और जिस वेग से वो घूम रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। तो अगर बोलेगा कक्षीय वेग बराबर सूत्र क्या होता है, तो याद रखना v नोट बराबर gm बटा r रूट gm बटा r रूट gm बटा r, या v नोट बराबर रूट gm बटा r या रूट gm। ठीक है, रूट gm बटा r या रूट gm। उसके बाद पलायन वेग तथा कक्षीय वेग का अनुपात कितना होता है, √2 अनुपात 1, √2 अनुपात 1। पलायन वेग तथा कक्षीय वेग का अनुपात कितना होता है, √2 अनुपात 1। डायरेक्ट यहां से ये क्वेश्चन हूबहू पूछ लिया जाता है। पलायन वेग तथा कक्षीय वेग का अनुपात, पलायन वेग क्या होता है, √2, शायद यहाँ पे जी आर होगा, √2 जी आर। तो यहाँ पे जी आर होगा, क्या होगा, आर होगा। सॉरी यहाँ से गलती से एम लिख दिए थे, यहाँ पे आर होगा। ठीक है, बस पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात क्या होता है, √2 अनुपात 1। बोलेंगे कैसे आया सर, तो जरा देखो। तो यहाँ पे क्या दिया है, पलायन वेग, तो पलायन वेग बराबर क्या होता है, √2 जी आर, यस या नो। बटन कक्षीय वेग का अनुपात देखो, इसको रूट जी आर। अगर बात करते इधर √2 रूट जी आर लिख सकते हैं, बट रूट जी आर। जब जी आर कर जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √2, नीचे में क्या हो जाएगा, तो इसलिए √2 अनुपात 1 होता है। तो यानी कक्षीय वेग और पलायन वेग दोनों का अनुपात क्या होता है, √2 अनुपात 1 होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब क्या है, ध्रुवीय उपग्रह। क्या है, ध्रुवीय उपग्रह। अब ये ध्रुवीय उपग्रह क्या है, क्या है ध्रुवीय उपग्रह। बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह किसको कहते हैं, तो बोलते हैं वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक के कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसी को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। क्या बोल रहा है कि वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक, क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी के नजदीक की कक्षा में, जो कक्षा में चक्कर लगाता है, यानी पृथ्वी के नजदीक के कक्षा में चक्कर लगाता है कौन, उपग्रह। तो उस उपग्रह को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। तो ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। बोलेंगे सर ध्रुवीय उपग्रह को हम क्यों पढ़ेंगे, तो इससे एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो उसको ध्यान दो क्या यूज है उसका। तो देखो आगे क्या लिखा है कि ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी वो अपने कक्षा पे कितना स्पीड से घूमता है, तो वो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर घूम जाता है। तथा इसका आवर्त काल कितना होता है, तो इसका आवर्त काल 84 मिनट होता है। कितना होता है, 84 मिनट होता है, या 50-40 सेकेंड होता है। इसका आवर्त काल
50-40 सेकेंड या 84 मिनट होता है। अगर ये अपने कक्षा पे कितना घूमता है तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से ये अपने चक्कर लगाता है। उसके बाद इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, तो वही बोले कि हम पढ़ते क्यों हैं, तो इसका उपयोग है, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो इसका उपयोग क्या है कि ये मौसम संबंधी जानकारी देता है। अगर बोलेगा कि मौसम संबंधी जानकारी हमको कौन देता है, तो यही देता है ध्रुवीय उपग्रह। और ये ध्रुवीय उपग्रह कहाँ पे घूमता है, तो पृथ्वी के नजदीक वाले कक्षा में चक्कर लगाता है। कितने किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगाता है, तो ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगाता है। उसके बाद इसका आवर्तकाल कितना होता है, तो 84 मिनट का आवर्तकाल होता है। अगर इसी को सेकेंड में बांट दिया जाए तो 50-40 सेकेंड होता है। 50-40 यानी 5040 सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है, तो मौसम संबंधी जानकारी में के लिए हम उपयोग करते हैं। अगला क्या है, भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह नाम नया नया सुना लग रहा है। भू स्थिर उपग्रह क्या होता है ऐसा, तो भू स्थिर उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं इंग्लिश में। अब समझ में आ गया सैटेलाइट, अच्छा सैटेलाइट के बारे में। तो यानी भू स्थिर उपग्रह क्या है, एक सैटेलाइट है। तो ये सैटेलाइट क्या है, इसको हम बोलते हैं ऐसा उपग्रह, ऐसा उपग्रह, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी की तल से, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी की तल से 3600 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी के तल से 3600 किलोमीटर ऊपर किधर, तो विषुवत रेखा का, विषुवत रेखा यानी विषुवत तल से पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है। तो ये सैटेलाइट किस तरह घूमता है, तो पश्चिम से पूरब, किसका, तो विषुवत तल से। पृथ्वी से कितना ऊपर, तो 3600 किलोमीटर ऊपर विषुवत तल से पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक सैटेलाइट है। इसे सैटेलाइट भी कहते हैं। यह एक तरह का उपग्रह है और पृथ्वी के तल से लगभग 3600 किलोमीटर ऊपर विषुवत तल पर चक्कर लगाता है, और चक्कर भी लगाता है तो पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, आगे क्या है, इसे सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका कक्षीय वेग कितना होता है, तो इसका कक्षीय वेग बच्चों 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसका आवर्तकाल 24 घंटा होता है। इसका आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटा होता है। और इसका कक्षीय वेग कितना होता है, 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन वही बात करें ध्रुवीय उपग्रह का, तो ये 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका आवर्तकाल 84 मिनट होता है और सैटेलाइट का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। ठीक है, इसका उपयोग, अब इसका उपयोग क्या होता है, दूर संचार में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दूर संचार में किया जाता है। सैटेलाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दूर संचार में। और मौसम संबंधी जानकारी कौन देता है, तो ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है, हम आगे आते हैं। अब आगे क्या है बच्चे, देखो एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी से आधी कर दिया है, यानी चंद्रमा और पृथ्वी का जो दूरी है उसका हम आधा कर देंगे, तो उनके बीच वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन है 2, 4, 1/4, 1/4। अगर बोलेंगे सर तो Gm1m2/r², यही होता है जी सर, यही होता है। अब सवाल में क्या कर रहा है कि बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, तो यानी दूरी को अब आधा करो तो क्या हो जाएगा, तो Gm1m2/1/2r², यानी दूरी को आधा करेंगे तो r/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या बोल रहा है, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो अब सॉल्व कर दो, तो m तो सेम टू सेम है, क्या हो जाएगा Gm_m2/r/4। जब 4 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4Gm_m2/r²। अब देखो Gm/r², तो ये कितना गुना, तो 4, कितना, तो कितना गुना बढ़ गया, तो 4 गुना बढ़ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो कितना गुना, तो 4 गुना। ठीक है, अब आगे आते हैं, कितनी ऊंचाई पर G का मान
1/4 गुना होगा। ये तुम्हारा HW है, इसको बनाना। हम बोल रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पर G का मान पृथ्वी का 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाना। अब अगला क्या है, ग्रह का नियम, ग्रहों का नियम, ग्रहों का नियम। अगला टॉपिक क्या है, ग्रहों का नियम। यहाँ से सबसे पहले यही पूछेगा कि ग्रहों का नियम सबसे पहले किसने दिया था। तो ग्रहों का नियम सबसे पहले केपलर ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। खोज किसने किया था, तो कैवेंडिश ने किया था। सार्वत्रिक जी का मान किसने खोजा था, तो कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, और बड़ी जी का मान किसने बताया था, तो कैवेंडिश साहब, हेनरी कैवेंडिश साहब ने ही बताया था। लेकिन ग्रहों का नियम का बात करें तो ग्रहों का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। ग्रहों के नियम कितने हैं, तो 3 नियम है। ग्रहों के 3 नियम है, ग्रहों के 3 नियम होते हैं। तो पहला होता है कक्षा के नियम, यानी वो अपने कक्षा में जो घूम रहा है। दूसरा होता है क्षेत्र का नियम, और तीसरा होता है परिक्रमण का नियम। कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण का नियम। अब ये कक्षा का नियम क्या होता है, कि सूर्य का जो चक्कर लगाता है, सभी ग्रह क्या करता है, सूर्य का अपने कक्षा में, सूर्य के कक्षा में चक्कर लगाता है, तो कक्षा नियम। तो सूर्य का चक्कर वो भी किस तरह से, तो दीर्घ वृत्ताकार घुमाता है। किस तरह से घुमाता है, तो दीर्घ वृत्ताकार घुमाता है, इसलिए वो होता है कक्षा का नियम। अगला क्या है, अच्छा कक्षा का नियम में कैसा घूमता है, तो दीर्घ वृत्ताकार घूमता है। कैसा घूमता है, तो दीर्घ वृत्ताकार घूमता है। अगला क्या है, क्षेत्र का नियम। अब क्षेत्र का नियम क्या होता है, कि सूर्य का चक्कर समान समय में, अगर समान क्षेत्र, क्या बोल रहे हैं, सूर्य का चक्कर, अगर कोई भी ग्रह है और सूर्य का चक्कर समान समय में समान क्षेत्रफल से अगर घूम रहा है, समान क्षेत्रफल से अगर समान समय में घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं क्षेत्र का नियम। यानी समान समय में समान क्षेत्रफल से अगर कोई वस्तु या ग्रह घूम रहा है, तो उसको बोलेंगे क्षेत्र का नियम। अब किसका, सूर्य का चक्कर लगाता हो। और परिक्रमण का नियम क्या होता है, जो इसकी जो परिक्रमण काल है और इनके बीच की दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है। परिक्रमण का नियम क्या होता है, इसके परिक्रमण काल के वर्ग, परिक्रमण काल के वर्ग, जो परिक्रमा करता है वो समानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के क्यूब के। दो, परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के क्यूब के। ठीक है, यही चीज है ग्रहों का नियम। अब आगे क्या है, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाता है, और ये बात किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने कहा था। लेकिन इस बात को सत्यापन केपलर ने कहा था। किसने कहा, तो केपलर ने। तो वही कह रहा है, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाता है, और यह बात कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने कहा था। और लेकिन इस बात को सत्यापन केपलर ने कहा, केपलर ने किया था। दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाता है, किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार से घूमता है, ये किसने कहा, तो कोपरनिकस ने कहा था। लेकिन इस बात का सत्यापन सच है या नहीं, सत्यापन किसने कहा था, तो केपलर ने कहा था। इसलिए बोलते हैं केपलर ने दिया था। ग्रहों का नियम किसने बताया, केपलर ने दिया था। चलो यहां तक समझ में आया। अब आगे आते हैं द्रव्यमान केंद्र। क्या है, द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो वह केंद्र जहां पर वस्तु संतुलन की अवस्था में रहती है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। बात करें तराजू का,
तराजू नापने वाला होता है, अदर इधर 1 किलो रहता है तो नीचे रहता है। जब इधर कोई वस्तु को रखते हैं तो दोनों को बराबर करते हैं, तो हम जिस जगह पे तौलते हैं तो वही तो सेंटर ऑफ मास दोनों को बराबर कर रहा है ना। तो दोनों को जो बराबर कर रहा है बीच, यानी जहाँ पे वस्तु संतुलन हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो वह केंद्र जहाँ पे वस्तु संतुलन की अवस्था में रहती है तो उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, यह वस्तु के अंदर या बाहर दोनों जगह रह सकता है। अगर एक वृत्त की बात करें तो इसका सेंटर कहाँ होगा, बीच में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है अंदर या तो बाहर दोनों जगह रह सकता है। ठीक है, कोई भी वस्तु दो जगह संतुलन होती है, कोई भी वस्तु है दो जगह संतुलन होता है। ये नहीं सिर्फ केंद्र पर ही रहेंगे तो ही संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो एक है द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा क्या होता है, वस्तु के आधार पर। संतुलन कहाँ का, वस्तु के आधार पर और एक केंद्र पर। तो अगर द्रव्यमान केंद्र के आधार की ओर हो, अगर द्रव्यमान केंद्र की आधार की ओर होगा तो वस्तु अधिक संतुलन होता है। वस्तु क्या होता है, अधिक संतुलन होता है। और इसी के कारण अगर द्रव्यमान की केंद्र आधार की ओर हो तो वस्तु क्या होता है, अधिक संतुलन होता है। और इसलिए इसी कारण क्या होता है, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो आगे की ओर झुक कर चलता है। जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो लाठी लेके आगे की ओर झुके बोलते हैं, क्योंकि वो आधार और केंद्र से क्या होगा और आ जाता है, द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ जाता है। इसीलिए बूढ़ा व्यक्ति आगे की ओर झुक कर चलता है। अगला क्या है, पर्वत पे जब भी हम चढ़ते हैं, कोई भी चढ़ने वाला व्यक्ति भी वो आगे की ओर झुक के चलता है आधार के केंद्र के कारण। अब कोई बोझा जो उठाने वाला व्यक्ति है वो भी झुक करके ही चलता है। अगला क्या है, ट्रक पर ओवरलोड करना मना है इसी की वजह से। तो ट्रक पर ओवरलोड करना मना है द्रव्यमान केंद्र की वजह से। सीढ़ी पर चलने वाला व्यक्ति भी आगे की ओर झुक कर चलता है। पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी क्या है, संतुलन है। किसके वजह से, तो द्रव्यमान केंद्र आधार की वजह से। यहां तक समझ में आया, चलो ठीक है। अब अगला क्या है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जिसको इंग्लिश में हम टॉर्क भी बोलते हैं। तो बल आघूर्ण क्या है, टॉर्क। बल आघूर्ण क्या है, एक टॉर्क है। और ये बल आघूर्ण होता क्या है कि कोई वस्तु को अगर हम वृत्ताकार घुमा दें तो वही हुआ टॉर्क। कोई वस्तु को हम गोल गोल घुमा दें तो वही हो गया टॉर्क। ठीक है, वृत्ताकार गति दे दें कोई भी वस्तु को तो वही क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, वह राशि जो किसी वस्तु को वृत्तीय या घूर्णन गति देता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क कहते हैं। अब और जो वृत्ताकार घूमता जो रेखिक गति देता है उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जो रेखिक गति देता है उसको बल, अगर वृत्ताकार पथ गति दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क कहेंगे। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुना बल बाहु, या दूरी भी बोल दो तो बल गुना दूरी। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुना बल बाहु या आर दूरी। तो टाउ बराबर क्या होता है, एफ गुना आर, बल गुना दूरी। आगे क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो टॉर्क का एसआई मात्रक यहां से भी हम निकाल सकते हैं। तो तुम ही बताओ, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यहाँ पे लिखते हैं बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और बात करें दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। यहां से हम टॉर्क का एक एसआई मात्रक यहाँ से भी निकल आया कि टॉर्क बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर, ये भी होता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो इसको तोड़े न्यूटन, तो न्यूटन का क्या होता है, mg, सॉरी बल बराबर क्या होता है, mg। हाँ ठीक है, बल बराबर ma होता है, सॉरी रे बच्चा, ma। तो यहां से ma से अगर बात करें तो इसका क्या होता है, kg। और
त्वरण का सही मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुना मीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि न्यू टॉर्क का सही मात्रा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होते हैं, या तो यहीं पे लिख दो न्यूटन मीटर होता है। दोनों ऐसा ही मात्रा किसका होता है, टॉर्क का होता है। अगर बीमा का बात करें, टॉर्क का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, 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 एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। बोलेंगे कैसे निकालेंगे सर, देखो क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होता है ना। चल देखो अब केजी, केजी के द्रव्यमान तो यानी क्या है, मास है, तो एम पावर कितना है, कुछ नहीं, मीटर है तो मीटर क्या है, लेंथ है, यानी एल पे कितना है, एल स्क्वायर है। समय, समय को किससे लिखते हैं, टी से, टी फॉर टाइम, पावर कितना -2, तो यही हो गया बीमीय सूत्र, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें, बोलेंगे बल का बीमीय सूत्र बताओ, सॉरी त्वरण का, त्वरण का, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एम मतलब मास, तो क्या होगा एम टी एम एल। अगर बात करें एल, तो एल कितना, कुछ नहीं सर, लेंथ तो कुछ नहीं, मास है नहीं, तो एम जीरो, एल है जी सर एक, टी है टी -2 है, एम एल टी -2। इस तरह से हम बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। एक वीडियो लाएंगे बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, उसका अलग वीडियो होगा, ठीक है। अब आगे देखो, बल आघूर्ण कौन सी राशि होती है, तो बल आघूर्ण, बल है तो बल क्या है, सदिश है, त्वरण है तो बल क्या है, सदिश राशि है। ऐसा है मात्रा केजी मीटर प्रति, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या तो न्यूटन मीटर। बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी -2, और ये कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। अब नोट में यहाँ पे बच्चे देखो क्या लिखे हैं, बल बाहु का मान जितना अधिक होगा, लगने वाला बल उतना ही कम होगा। यानी बल बाहु यानी आर जितना अधिक होगा, टॉर्क इन्हें बोल रहे हैं, लगने वाला बल एफ क्या होगा, उतना ही कम। यहाँ से समझो, अगर यहाँ पे बात करें तो टॉ बराबर क्या होता है, एफ गुना बल बाहु, बल बाहु। अगर टॉर्क को समपल रखेंगे तो अगर बल को अगर बढ़ाएंगे तो बल बाहु क्या होगा, कम करना पड़ेगा। अगर बल बाहु को बढ़ाएंगे तो बल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जितना कम उतना अधिक बल, जितना अधिक उतना कम। तो बस यही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि बल बाहु का मान जितना अधिक होगा, लगने वाला बल उतना ही कम होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब आगे क्या, एग्जाम्पल में याद क्या रखना, जो कुम्हार का जो चाक है, लकड़ी फंसाने का गड्ढा परिधि के पास ही होता है, गोल गोल घुमाने का, तो परिधि के पास, ताकि बल बाहु क्या रहे, कम। और बल बाहु का मान जितना अधिक होगा तो बीच में, अच्छा इसी को समझो, जैसे कोई ये गोल गोल चक्री है कि नहीं, गोल गोल चक्री है, अब बीच में, अब देखो बीच में वो घड़ा सब बनाता है कि नहीं बनाता है, लेकिन लकड़ी फंसाने वाला यहाँ परिधि के नजदीक ही रखता है और यहाँ पर से गोल गोल घुमाता है। तो जब इसको यहाँ से गोल गोल घुमाएगा तो यहाँ पे देखो परिधि बल बाहु, यहाँ बल बाहु यानी दूरी जितना कम रखेगा, बल बाहु जितना कम रखेगा बल, अब देखो बल बाहु का मान जितना अधिक होगा, लगने वाला बल उतना ही कम होगा। तो अब यहाँ दूरी परिधि से कितना कम है, लेकिन यहाँ से जहाँ पे वस्तु है और वस्तु और इन दोनों के बीच कितना है दूरी, काफी दूर है कि नहीं। अब जितना दूरी अधिक रखेंगे तो बल कितना लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, वही बात है। और इसी के कारण इसको दूरी अधिक होने के कारण इसको बल क्या लगाना पड़ता है, कम लगाना पड़ता है, और वो घूमते रहता है। तो टॉर्क, तो यहाँ पे टॉर्क का ही प्रयोग होगा, गोल गोल घूम रहा है तो टॉर्क ही उत्पन्न होगा। ठीक है, तो कुम्हार का चाक लकड़ी फंसाने गड्ढा परिधि के पास होता है, और जहां पे वस्तु रहता है वहां से क्या बीच की दूरी क्या होता है, बल बाहु अधिक होता है। जब बल बाहु ही अधिक हो जाएगा तो बल हमको क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। आगे आते हैं
जाते की हत्था परिधि के पास होती है। अब जाते की हत्था जो है, जाता जो मम्मी सब पीसता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जाता ही बोलते हैं ना, चावल, चक्की, चक्की चक्की नमक निकाल, नहीं तो चक्की चक्की नमक निकाल। तो अब उसका भी जाता का जो हत्था होता है, तुम देखो इस तरह से जाता रहता है और यहाँ पे लाठी रहता है, बीच में यहाँ पे क्या करते हैं, डाल देते हैं। अब इसको हम जब घुमाते हैं तो ये भी परिधि के पास ही रहता है। और ऐसे परिधि के पास क्यों रहते हैं, तो जब गोल गोल घुमाते हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यानी आर, इसी को बोलते हैं बल बाहु, बल बाहु। तो इसको हम दूरी को हम क्या किए, बल बाहु का मान को बढ़ा दिए। जब बल बाहु का मान को हम बढ़ा दिए तो हम क्या किए, बल को अब क्या करना है, बल हमको कम लगाना पड़ेगा, टॉर्क तो उतना ही होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दूरी को बढ़ा देते हैं और बल हमको क्या लगता है, कम लगता है। वही बात यहाँ पे लिखे हैं कि जाते खत्ता परिधि के पास ही होता है, ताकि क्यों क्योंकि हमको बल कम लगाना पड़े और टॉर्क तो समान ही रहेगा जितना। अब आगे आते हैं। अब तुम देखो चापाकल, चापाकल का हैंडल भी लंबा होता है, चापाकल का हैंडल भी इस तरह से होता है। चलो एक चापाकल हम बनाते हैं, इस तरह से बड़ा होता है चापाकल और पानी यहाँ से निकलता है। तो चापाकल का भी हैंडल क्या कर दें, दूर कर दें। और इसका भी क्या होता है, ये क्या है, बल लगा रहे हैं, बल ना, तो बल लगा रहे हैं और ये सीधी गति करते हैं, इसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जो रेखीय गति देता है उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और इसी की वजह से जब हम दूरी बढ़ा दें तो बल भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, कम। तो वही बात है, चापाकल का भी हैंडल हम क्या करते हैं, लंबा रखते हैं। खिड़की दरवाजे का हैंडल कब्जे से भी दूर रखते हैं इसी का। और इसी सिद्धांत के अनुसार जितना भी मशीन है, चाहे सरल मशीन हो या कॉम्प्लेक्स मशीन हो, सभी इसी के सिद्धांत के अनुसार बनाते हैं, टॉर्क के सिद्धांत के अनुसार। और एक चीज नोट में याद रखना कि ऊर्जा और बल आघूर्ण, ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा क्या होता है, समान होता है। ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा क्या होता है, समान होता है। ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा समान होता है। ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा क्या होता है, समान होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार फिर से, बल आघूर्ण क्या होता है, किसी वस्तु को वृत्तीय गति घुमा दे, गति दे दे तो टॉर्क हो गया। टॉर्क बराबर क्या होता है, बल गुना बल बाहु, और इसका असाइनमेंट रखिए जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बीमा एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर अपने से निकाल सकते हो। ये कौन सी राशि, सदिश राशि है। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा बल उतना ही कम लगेगा, जिसे हम उदाहरण दे दिए हैं, ठीक है। ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है, वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक चक्कर लगाता है और ये क्या करता है, मौसम संबंधित जानकारी देता है। सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट दूरसंचार में किया जाता है इसका प्रयोग। और ऐसा उपग्रह तल से 36 किलोमीटर दूर और विषुवत तल से पश्चिम की पूरब की ओर चक्कर लगाता है और इसे सैटेलाइट भी कहते हैं। इसका अगर पूछेगा वेग कितना होगा तो 3.1 किलोमीटर और ये आवर्तकाल 24 किलोमीटर। अगर बात करें ध्रुवीय उपग्रह का तो इसका होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और इसका 84 मिनट ही होता है, यानी 50-40 सेकंड। इसका उपयोग मौसम संबंधित करते हैं। उसके बाद ग्रहों का नियम, ग्रह का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। तो चारों ओर चक्कर दीर्घ वृत्ताकार लगाता है, ये किसने बताया था, तो कोपरनिकस ने बताया था। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, किसने बताया, तो कोपरनिकस ने कहा था। लेकिन इस बात को सत्यापन किसने किया, तो केपलर ने। इसलिए केपलर का नियम पढ़ते हैं। केपलर ने 3 नियम दिया था। कक्षा का नियम, सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार घूमता है तो कक्षा का नियम। क्षेत्र का नियम, समान समय में समान क्षेत्रफल से अगर गति करे, क्षेत्र का नियम। परिक्रमण का नियम, टी स्क्वायर दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है। इतना ही है ग्रेविटेशन। अब बच्चों में सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, वो है लिफ्ट। अब लिफ्ट क्या होता है उसको समझेंगे और यहाँ से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का समाप्त हो जाएगा। अब पढ़ेंगे लिफ्ट। देखो लिफ्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं यहीं से पूछे जाते हैं। बस इस 5 पॉइंट को दिमाग में घुसा लो, लिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, समीकरण। लिफ्ट का समीकरण क्या होता है, mg प्लस माइनस ए। और ये ए क्या है, मशीन का त्वरण है। ये ए क्या है, मशीन का त्वरण है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और एम क्या है, द्रव्यमान यानी कोई भी वस्तु। अब देखो एम क्या है, मास है, द्रव्यमान है। ए क्या है, मशीन त्वरण है। जी क्या है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पे 5 तरह के केस पूछे जाते हैं। तो पहला केस क्या है, जब लिफ्ट एकदम समान से
ऊपर जा रहा होगा। जब कोई वस्तु एक समान चाल से ऊपर जाएगा तो त्वरण क्या होगा, उसमें त्वरण होगा, यानी कभी कम, कभी स्पीड कम, कभी ज्यादा। त्वरण किसको बोलते हैं, कभी स्पीड कम हो गया, कभी स्पीड ज्यादा हो गया, तो उसी को बोलते हैं त्वरण। जब एक समान से जा रहा है तो त्वरण होगा, एक समान स्पीड से जा रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर त्वरण जीरो हो जाएगा तो अब बताओ W बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो W बराबर क्या हो जाएगा, mg। बोलेगा कैसे सर, तो देखिए W बराबर क्या होगा, समीकरण बराबर mg प्लस माइनस a। जब त्वरण का मान जीरो हो गया तो जीरो में g में कितनों जीरो हो जाएंगे तो क्या g हो जाएगा, तो mg, यानी भार बराबर क्या हो गया, mg। इसका मतलब क्या होगा, जो व्यक्ति का जो भार होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी भार में कोई बदलाव नहीं होगा। वही बात केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आ रहा है, जब एक समान वेग से नीचे ही आ रहा है तो त्वरण उत्पन्न हुआ ही नहीं। जब त्वरण उत्पन्न हुआ ही नहीं तो a बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। जब त्वरण, तो अब यहाँ पे भी W बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीरो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, mg। क्या हो जाएगा, mg। W बराबर पहले भी mg था, अब भी mg है। इसका मतलब बस व्यक्ति का जो भार है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। पहली बात क्या सीखे, अगर एक समान वेग से कोई लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो व्यक्ति में भार में परिवर्तन होगा, नहीं सर, परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक समान वेग से नीचे आएगा तो व्यक्ति में भार में परिवर्तन होगा, नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि त्वरण क्या है, जीरो है। अब आगे आते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या बोल रहा है, जब वस्तु A त्वरण से ऊपर जाए। अब त्वरण कुछ भी त्वरण हो सकता है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर यानी 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से अगर कोई व्यक्ति उसी त्वरण ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो त्वरण का मान क्या हो रहा है, इस बार बढ़ रहा है। तो इसका बात क्या हो जाएगा, तो W बराबर क्या होगा, m प्लस जी प्लस ए। क्या हो जाएगा, mg प्लस ए। तो ये तो वस्तु व्यक्ति का भार तो है ही, साथ में त्वरण के कारण ही त्वरण भी बढ़ रहा है, यानी भार में इस बार प्लस हो रहा है। तो भार में इस बार जब प्लस हो रहा है तो भार क्या होगा, व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा, व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आगे क्या है, केस नंबर 4। अगर जब वस्तु A त्वरण से नीचे आ रहा है, जब A त्वरण से नीचे आ रहा है तो इस बार व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस, तो mg माइनस a, तो mg माइनस ma, तो इस बार भार क्या होगा, घट जाएगा। केस नंबर 4। अब केस नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि जब लिफ्ट एक रस्सा टूट जाए, अचानक अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाएगा तो इस समय क्या होगा, त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो रस्सा जब टूटेगा तो नीचे आएगा, तो W बराबर क्या होता है, mg प्लस a। तो m इस बार यहाँ नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो g का मान और a का मान बराबर हो गया तो a, तो यहाँ भी g, तो g कट गया तो क्या हो गया, m बराबर जीरो। तो यानी इस बार व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बस यही 5 पॉइंट पूछा जाता है सवाल, और घुमा फिरा के इसी से पूछ जाता है, लिफ्ट से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए बस अगर एक समान वेग से ऊपर जाएगा तो वस्तु यानी व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अगर एक समान वेग से नीचे आ रहा है तो व्यक्ति का भार क्या होगा, अपरिवर्तन रहेगा। यदि एक त्वरण से ऊपर जा रहा है तो व्यक्ति का भार बढ़ेगा। अगर एक त्वरण से व्यक्ति नीचे आ रहा है लिफ्ट पर से तो व्यक्ति का भार घटेगा। रस्सा टूट गया अचानक तो व्यक्ति का भार भी जीरो हो जाएगा। बस यही 5 केस बनता है लिफ्ट से, तो यहाँ से पूछ जाएगा। तो यहाँ से गुरुत्वाकर्षण होता है खत्म, और यहाँ से लिफ्ट का टॉपिक भी हो जाता है खत्म। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको कर लो, ठीक है। अब मिलते हैं अगले टॉपिक नए लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद।